नमस्कार दोस्तों। अ, मेरा नाम राजेश सलूजा है एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास काफ़ी कुछ सवाल आए जहाँ पे जो फैमिलीज थी, जहाँ पे जिन्होंने मेल अर्निंग मेंबर्स को खोया था, उन फैमिलीज में से लेडीज स्पेशली के सवाल आए थे मेरे पास, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि उनको फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में शायद उतनी जानकारी नहीं थी। उनको शायद ये नहीं पता लग रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या पेपर वर्क है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरह से इस पैसे को रिकवर किया जाए जो उनके अर्निंग मेंबर्स ने फैमिली के लिए छोड़ा था, और बहुत सारे सवाल। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं वन ऑन वन बेसिस पे शायद उतनी रीच नहीं कवर कर पाऊँ। तो क्यों ना एक वीडियो सीरीज बनाई जाए जहाँ के जिसके थ्रू मैं सब लोगों के पास ये मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है, जो मैंने एज अ फाइनेंशियल पर्सन मैंने इकट्ठी की है, वो मैं शेयर कर पाऊँ लोगों से। और उसी सोच के ये रिजल्ट है कि मैं आज पहला एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज का, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स रहेंगे। और पहले एपिसोड पे हम बात करेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद क्या वो इमीडिएट स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, ताकि जो ट्रांजिशन है, जो चेंज ओवर है, उनके इन्वेस्टमेंट, उनके पैसे का, उनकी अर्निंग का, वो आराम से फैमिली के पास आ जाए, उनके लीगल हेयर्स के पास आ जाए। तो शुरू करते हैं पहली एपिसोड आज की। और जो इमीडिएट स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। जी, तो नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए जाने वाले का। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आगे एक भी स्टेप हम चल नहीं सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स कौन से होते हैं? जनरली फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड की वाइफ और बच्चे। सो उसके अलावा भी लीगल हेयर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। बट फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है कि जितने भी लीगल हेयर्स हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में अमूमन हम लोग रखते हैं पैन नंबर और आधार कार्ड। पैन नंबर तो ज़रूरी है ही। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके बदले आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन आई कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको सब ट्रांजिशन स्मूथली चाहिए, सब काम आराम से होने के लिए चाहिए, तो प्रेफरेबली ये 2 डॉक्यूमेंट जरूर रखिएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड। और आपका आधार कार्ड अगर आपके मोबाइल से लिंक्ड है तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके आने वाले टाइम में हर जगह पे आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कैसे कलेक्ट करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे जाने वाले ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, कितने उनके एसेट्स हैं, और क्या क्या उनकी देनदारियां हैं। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि जाने वाला चला गया तो देनदारी से हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। जैसे आपका हक उनके एसेट्स पे है, उनकी इन्वेस्टमेंट पे है, उनके पैसे पे है, उसी तरह से आपकी जिम्मेवारी साथ में लाइबिलिटीज की भी आती है, उसको पे करने की भी आती है। अब जब आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो जाए कि जाने वाले ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उसके आगे साथ साथ में ये भी देखते थे कि किस किस इन्वेस्टमेंट पे नॉमिनेशन है कि नहीं है। जैसे मैं आपको नॉमिनेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो करेंगे आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम टिपिकली प्रॉपर्टी बोलते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट एक्सेट्रा, इसके अंदर नॉमिनेशन अमूमन नहीं होता है। नॉमिनेशन होगा आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स का। कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है,
इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है, इन सब में आपका नॉमिनेशन हो सकता है और एक से ज्यादा नॉमिनेशन भी हो सकता है। डिटेल में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चेक करना कि क्या जाने वाले ने अपनी विल बनाई है, अपनी वसीयत बनाई है कि नहीं बनाई है, और अगर बनाई है तो क्या वो रजिस्टर्ड विल है कि नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपको सर्वाइवल सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी आपको अप्लाई करना है। ये दोनों सर्टिफिकेट्स आराम से मिल जाते हैं। अमूमन ये म्यूनिसिपल या कॉरपोरेशन जो आपकी होती है, लोकल जो एसडीएम का ऑफिस होता है, वहां पे अप्लाई करना होता है। आजकल दिल्ली जैसे शहरों में और कई बड़ी सिटीज में ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो ये सर्वाइवल सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अपने क्लेम्स को फॉलो करने के लिए या क्लेम्स को लेने के लिए। एक लास्ट में जो मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। अगर बाकी सब चीजें नहीं है, कौन कौन सी चीजें नहीं है इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो फिर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ सकता है और इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ता है। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑल्सो। तो इसमें कहते हैं कि 9 से 12 महीने अमूमन ऑन एवरेज लग जाते हैं टू गेट अ सक्सेशन सर्टिफिकेट। लेकिन क्या सवाल आएगा कि क्या हर केस में मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है? तो अभी के लिए आंसर है कि हर केस में नहीं लेना है, किसी किसी स्पेसिफिक केस में लेना है। वो क्या केसेस होंगे वो आगे इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। अब एक सवाल आता है कि ये इंफॉर्मेशन जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लाई करती है। तो अगली कुछ स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लाइक करती है। इसके लिए मुझे जब डॉक्यूमेंट देखना है तो वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होना चाहिए या किस फॉर्म में मिलेगा, क्या मुझे उसकी फिजिकल कॉपी मिलेगी, क्या उसके लिए कोई ऑनलाइन अकाउंट है या सॉफ्ट कॉपी है, तो वो सब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं डेथ सर्टिफिकेट की। तो डेथ सर्टिफिकेट क्योंकि इस महामारी के दौरान काफी सारी डेथ हॉस्पिटल में हुई हैं, तो जहाँ पे हॉस्पिटल में डेथ हुई है वहाँ पे हॉस्पिटल वालों की ही जिम्मेवारी थी कि वो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करते और वहाँ से दे हैड टू अपलोड दैट ऑनलाइन द डिटेल्स ऑफ द डिसीज्ड एंड द फैमिली मेंबर्स। तो वो उन्होंने किया। किसी किसी केस में हॉस्पिटल ने ही ना केवल अपलोड किया बट साथ ही में डेथ सर्टिफिकेट भी लेके दिया। सिमिलरली अगर ऑनलाइन अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या हॉस्पिटल की सपोर्ट से आपको नहीं मिला है, तो आपको हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया रिटर्न डेथ सर्टिफिकेट, या अगर घर पे हुआ है तो जो शमशान के दौरान जो पर्ची मिलती है वो डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको फिजिकली अपने लोकल म्यूनिसिपल या कॉर्पोरेशन ऑफिस में देने पड़ेंगे टू गेट द डेथ सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है कि डेथ सर्टिफिकेट की आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए। अब देखिए इसमें भी दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन कि अगर वो ऑनलाइन आपको डेथ सर्टिफिकेट निकल के आ रहा है तो सिंपल फोटो कॉपी विल डू, उसकी सिर्फ फोटो कॉपी कराएंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये म्युनिसिपल ऑफिस हार्ड कॉपी में इशू कर रहा है तो वो लोग कुछ चार्जेस लेंगे और आपको जितनी भी कॉपीज आप मांगेंगे 20, 25, 30, 40, वो आपको मंगा के निकाल के दे देंगे। सो वो हर कॉपी अपने आप में एक ओरिजिनल कॉपी होती है। वेयर जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे हैं उसके अंदर एक यूनिक आईडी नंबर होता है या क्यूआर कोड होता है, उसकी फोटो कॉपी या प्रिंटेड कॉपी कंप्यूटर से निकाली मल्टीपल प्रिंटेड कॉपीज भी चल जाएंगी। जैसा कि मैं बोल रहा था कि म्युनिसिपल अथॉरिटी पे जो फिजिकल हार्ड कॉपी जहां जहाँ पे मिल रही है, जिन शहरों में ऑनलाइन सुविधा नहीं है, उनको वहां से थोड़ा पैसा देने पे मल्टीपल कॉपीज मिल सकती हैं। तो एक टाइम पे जाएं तो कम से कम 30 कॉपीज, 25 टू 30 कॉपीज आप निकाल के रखें, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या लगता है कि वो आपके मेंबर ने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की होंगी, अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि मिनिमम 15 से 20 कॉपीज तो किसी ना किसी जरूरत के लिए काम आती है। तो इतनी कॉपीज आप एक बार करा के रखिएगा। नेक्स्ट, अब जो डिसीज ने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकती है और क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए मुझे देखना है। अगर हम टिपिकल जो नाम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के लिए या आपको कन्वेंस डीड मिलेगी
अगर वो कोई ऐसा फ्लैट लिया हुआ है बिल्डर से तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, और अदरवाइज सेल डीड होती है। कुछ केसेस में जहाँ पे कन्वेंस डीड और सेल डीड नहीं है तो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी विद रिसीट एंड विद बिल, वो भी एक पूरा सेट होता है, वो भी हो सकता है। तो जब भी आप कागज देख रहे हैं तो ये वाले कागज आपको चाहिए और सारे कागज ओरिजिनल में चाहिए। इन केस अगर किसी भी ऐसी चीज का बस फोटो कॉपी मिलती है और ओरिजिनल नहीं मिलता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोकल जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफिस में एक डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गेट इट। अगर कोई किसी एम्प्लॉयमेंट में था, कहीं पे नौकरी कर रहे थे जाने वाले, तो उनके जो प्रोविडेंट फंड है वो या तो एक फिजिकल हार्ड कॉपी पासबुक मिलेगी आपको या ऑनलाइन लॉगिन आईडी से। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही हो तो जहाँ पे वो काम कर रहे थे उनके एचआर को अप्रोच कीजिए, वहाँ आपको जरूर हेल्प मिलेगी। फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं? किसी बैंक में हो सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, या किसी प्राइवेट कंपनी का फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। तो ये कोई भी फिक्स डिपॉजिट होगा, इसकी एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट होगी। 90% केसेस में हार्ड कॉपी होगी फिक्स डिपॉजिट रिसीट की, 10% केसेस में सॉफ्ट कॉपी भी दे रहे हैं आजकल कुछ बैंक्स। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना है कि वो किस फॉर्म में फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके डिसीज ने किए हैं तो किस फॉर्म में लाई कर रहे हैं। आरडी एक रिकरिंग डिपॉजिट, वो भी बैंक में भी पोस्ट ऑफिस में हो सकता है। सेम उसकी एक पासबुक निकल के हो सकती है, उसकी एक स्टेटमेंट आ सकती है, या ऑनलाइन एक्सेस से भी आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। पीपीएफ बैंक में होता है या पोस्ट ऑफिस में होता है, उसकी भी एक पासबुक बनती है। मोस्टली जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो एक पासबुक बन के निकल के आती है, वो हमेशा पासबुक आपको अपडेट करके देते हैं, हार्ड कॉपी फिजिकल, तो उसको ढूंढिएगा। अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट मिलेगी, बैंक से ले रहे हैं तो स्टेटमेंट मिलेगी, या ऑनलाइन लॉगिन से आपको मिल जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट है, अगेन वो बैंक्स में हो सकता है या पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, उसकी भी आपके पास या हार्ड कॉपी होगी पासबुक की, या फिर एक स्टेटमेंट होगी प्रिंट आउट, और या फिर ऑनलाइन लॉगिन से आप उसका डिटेल निकाल सकते हैं। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूँ जहाँ पे हम ऑनलाइन लॉगिन की बात कर रहे हैं वहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आ सकती है, बट आपको किसी तरह से कोशिश करना पड़ेगा कि कोई ऐसा रिकॉर्ड, क्योंकि अमूमन हर इंसान कहीं ना कहीं अपने लॉगिन आईडीज या पासवर्ड को स्टोर करता है, और आगे आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए भी ये सीख है कि अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो हमको अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना होगा कि लॉगिन आईडी पासवर्ड जो मेरे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सेफली कहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में होता है तो उसके लिए हम शुरू से तैयार रहें। और अगर किसी वजह से आपको नहीं मिलता ऑनलाइन लॉगिन तो आपको डेथ सर्टिफिकेट और ये प्रूफ कि आप उनके लीगल हेयर है, ये ले जाके आप किसी भी इन अथॉरिटीज पे जाएंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे टू गेट द डिटेल्स। म्यूचुअल फंड्स, अगेन मे बी देयर इज अ हार्ड कॉपी जो बाय पोस्ट आती थी कई लोगों के पास, या आती है, और या फिर ऑनलाइन ऑनलाइन भी लॉगिन हो सकता है, या फिर कई बार ये स्टेटमेंट्स एसएमएस के थ्रू दी आती हैं। तो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इसके ऊपर आप को मैसेजेस चेक करने पड़ेंगे, और उससे लिंक के थ्रू यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। शेयर्स हो सकते हैं, अगर आप जाने वाला जो है वो शेयर्स में डील करता था तो अगर वो शेयर मार्केट के थ्रू डील करते थे या आईपीओ में लगाते थे तो वो सारे शेयर उनके डीमैट अकाउंट पे होंगे। गोल्ड ईटीएफ भी डीमैट अकाउंट में मिलेगा। डिवेंचर बॉन्ड या कैपिटल गेन बॉन्ड उन्होंने कभी खरीदे हो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी के फॉर्म में होंगे या फिर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। Yes, sometimes people keep a lot of their investments in the form of bullion, gold, silver utensil, precious stones, diamonds, etc. तो ये भी आपको किसी न किसी सेफ में या किसी न किसी अलमीरा में मिल जाएंगे आपको। गोल्ड ज्वेलरी एटसेट्रा ये भी किसी न किसी सेफ लॉकर में आपको मिलेंगे, तो आपको वो लॉकर्स खोलने पड़ेंगे और आपको वो अलमीरास देखनी पड़ेंगी। Insurance, this is very very important. A lot of people are very much concerned about their family and the future of their family,
एंड दे टेक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अलग अलग नाम होते हैं, टर्म इंश्योरेंस होती है, रेगुलर एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स हमेशा मिलेंगे, या तो हार्ड कॉपी मिलेगी पॉलिसी बॉन्ड की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कुछ सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हो सकता है, बट मोस्टली आपको इन इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट एक हार्ड कॉपी जरूर होगी, जिसको हम पॉलिसी बॉन्ड्स बोलते हैं, उसको ढूंढिएगा। फिर अगर आपके जो मेंबर थे किसी बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो या किसी बिजनेस में उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो अनलिस्टेड कंपनीज थी, तो उसके लिए आपको वो बिजनेस के पेपर्स, पार्टनरशिप डीड, या उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के शेयर सर्टिफिकेट्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना है। नया ट्रेंड चला हुआ है, कई लोग क्रिप्टो करेंसी में भी करते हैं इन्वेस्ट। वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट यस, अगर ये होगा तो ये किसी क्रिप्टो ऐप के अंदर होगा, डीमैट अकाउंट में होगा, तो यू हैव टू फाइंड अबाउट दैट। चिट फंड, जिसको कि लोकल भाषा में हम कमेटी भी बोलते हैं, इसके लिए कोई एक पासबुक या कोई स्टेटमेंट होगी जिसको कि आपको देखना है। सिमिलरली बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक्सेट्रा, इस सब का आपके पास पासबुक होगी या सर्टिफिकेट्स होंगे। कलेक्टिबल्स, इसके लिए आपको अलमीरा में देखना है, लॉकर में देखना है। सिमिलरली एंटीक्स, ये शायद आपकी नॉलेज में होंगे अगर एंटीक कलेक्टर थे वो। पेंटिंग्स, विच आर कॉस्टली पेंटिंग्स, अगर ये भी है तो ये भी सेफली कहीं ना कहीं रखी होंगी। और कोई इन्वेस्टमेंट तो ये सिमिलरली कहीं ना कहीं पे सेफली होंगी। तो आपको पहले सारी की सारी जितनी भी मैंने लिस्ट बताई अभी तक, इसमें और भी हो सकता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हूँ, बट ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि आपको एक लिस्ट बनानी जरूरी है कि जाने वाले ने क्या क्या चीजें हमारे लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए छोड़ी है। इसके अलावा जो लिक्विड मनी है वो किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है, कहीं पे किसी को लोन दिया हो, और हो सकता है उस लोन के लिए कोई रिटन एग्रीमेंट हो, कोई व्हाट्सएप चैट में लिखा हो, कंफर्म किया हो, या किसी ईमेल में लिखा हो, या फिजिकल हार्ड कॉपी में स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना हो। ये भी कागज आपके लिए इकट्ठा करना जरूरी है। किसी रिलेटिव को दिया हुआ है, अगेन यू हैव टू चेक कि कोई एग्रीमेंट है कि वर्बल ऐसी दे दिया है। अगर वो बिजनेस करते थे और उनके यहाँ पे काफी लोग काम करते थे, तो वहाँ पे किसी को अगर लोन दे रखा है स्टाफ को, तो यूजुअली बिजनेस बुक्स में आता है, बट अगर आउटसाइड द बुक्स दिया हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको पता करना पड़ेगा कि बुक्स के अलावा भी किसी को दे रखा है पैसा कि नहीं। लिस्ट बनानी पड़ेगी। बहुत सारे हमारे घर में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एसी, वॉशिंग मशीन, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका हम एएमसी कर लेते हैं, एनवायरमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी एक डिटेल निकालिए, देखिए कि कब तक की मेंटेनेंस है, मुझे कब रिन्यू कराना है दोबारा। इसी तरह से एक्सटेंडेड वारंटी एक चीज होती है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा मनी पे करके मोबाइल, कार्स, अप्लायंसेस की वारंटी बढ़ाते हैं, तो उसका पेपर वर्क देखिएगा। हाउस टैक्स, नॉर्मली 30 जून डेट होती है दिल्ली में, तो क्या हाउस टैक्स की डेट के उन्होंने कब तक हाउस टैक्स पे कर दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ओनिंग हाउस और मे बी मोर देन वन हाउस, तो हाउस टैक्स पे करना एक जरूरी चीज है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, जहां आप रहते हैं वहां पे रेंट पे है, तो रेंटल एग्रीमेंट को चेक करिए कि क्या रेंट एडवांस में दे रखा है, या क्या प्रोसेस है, या उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है रेंट पे करने की। इसी तरह से जो देनदारियां हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देनदारियां भी आपको कवर करके चलिए। हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन इज वन पर्टिकुलर आइटम जहां पे पॉसिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कि पॉसिबिलिटी है कि हाउसिंग लोन के साथ साथ कई बार ये फाइनेंस कंपनीज जिसको वो लोन दे रहे हैं, बोरोवर का इंश्योरेंस भी करते हैं, टू मेक गुड सच इवेंचुअलिटीज के। अगर ऐसा कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है जहाँ पे लोन लेने वाला नहीं रहता है, तो उनको नुकसान ना हो और वो फैमिली के पीछे लीगल बैटल में ना जाए, तो वो भी चेक करेगा कि अगर कोई भी ऐसा लोन ले रखा है तो क्या उस लोन के अगेंस्ट पर्सनल इंश्योरेंस थी,
अगर थी तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वो जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी जिन्होंने हाउसिंग लोन दिया है या और दूसरे लोन दिए हैं, वो उस इंश्योरेंस को रिकवर करेंगे, अपना पैसा उस इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर करेंगे रादर देन यू। सिमिलर लाइन पे कार लोन हो सकता है, कोई बिजनेस लोन हो सकता है, या कोई बिजनेस की लाइबिलिटीज है, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या जो प्रोफेशनल फाइनेंशियली आपको हेल्प कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली को या आपके हस्बैंड के या जो डिसीज है उसके बिजनेस के लिए, उनके पास काफी इंफॉर्मेशन रहती है। आई थिंक दैट दे आर द फर्स्ट पीपल यू शुड गो टू। उनके पास काफी इंफॉर्मेशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और बिजनेस जो है उसकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज रहेंगी जो आपको फाइनली क्लोज करनी है, या वो बिजनेस को अगर कंटिन्यू करते हैं तो हैंड ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होगा। उसके लिए भी आपको बहुत जरूरी है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जरूर जाएं। आजकल कई लोग टेम्परेरी गोल्ड लोन भी ले लेते हैं, उसको भी आपने देखना है कि यू हैव टू क्लियर दो लोन्स। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपका तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया और जो लोन के अगेंस्ट गोल्ड रखा हुआ है गोल्ड लोन कंपनीज ने या बैंक्स ने, वो फोरफिट हो जाए या उसको लिक्विडेट कर ले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ उस फ्रंट को भी कवर करके चले, और जो भी लोन अगर है तो उसको अगर आप पे कर सकते हैं तो पे कर दीजिए टू रिकवर योर गोल्ड विच इज हाइपोथेकेटेड देयर। कोई पर्सनल लोन्स हैं जो कि देने हैं फैमिली फ्रेंड्स को। इसी तरह से कुछ छोटे लोन कई बार ले लेते हैं हम जहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट होता है, तो क्या ऐसी कोई इंस्टॉलमेंट देनी है, कोई अप्लायंसेस या कोई टीवी ऐसा कुछ लोन लिया हुआ तो। सिमिलरली अगर कोई एजुकेशन लोन है अपनी एजुकेशन के लिए या फॉर चिल्ड्रन, इफ एनी लोन इज टेकन, तो उसकी भी जिम्मेवारी आपके पास है, तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। और आपको तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ये टॉपिक्स कवर करेंगे हम। लीगल हेयर्स कौन होते हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस किस तरह के सर्टिफिकेट चाहिए लीगल हेयर्स को, के सर्टिफिकेट्स आगे काम करने के लिए, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी कि जहां जहां पे भी डिसीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो किस तरह से आपके पास ट्रांसफर होंगे, उस केस कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो सब डिटेल हम बात करेंगे एक एपिसोड में। फिल क्या होती है, नॉमिनेशन क्या होती है, एंड हाउ दीज टू वर्क्स, जाने वाले की विल और नॉमिनेशन को किस तरह से आपने यूज करना है, डील करना है, और आपकी अपनी विल और आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट पे नॉमिनेशन करना कैसे करना, क्या करना, वो सब बात करेंगे एक और एपिसोड में। तो जितने भी बुलेट्स मार्क दिख रहे हैं ये तीनों का एक एक रिस्पेक्टिव एपिसोड रहेगा। ये सेपरेट एपिसोड रहेगा जहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास है which are safe and which can not only get you that monthly income which you need, plus which will generate some future earnings for you. एंड फाइनल एपिसोड के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन आंसर्स मेरे माइंड में आएंगे या जो मेरे पास व्यूअर्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द ही, बहुत जल्दी अगले वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप सेफ, कीप वेल, बाय बाय।